आज की क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग को शॉर्ट में हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके बारे में सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना क्यों की गई है तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम देखेंगे कि आज़ादी से पहले इसकी स्थापना किस नाम से की गई थी, कब की गई थी और आज़ादी के बाद में इसको किस नाम से भारत में स्थापित किया गया था तथा संघ लोक सेवा आयोग के संरचनात्मक भाग जिसमें इसकी सदस्यों की संख्या, नियुक्ति, पदावधि, कार्यकाल, हटाने की विधि, प्रतिवेदन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो इसका कार्यात्मक भाग है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग क्या कार्य करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना क्यों की गई है, यानी यूपीएससी की स्थापना क्यों की, इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या है। तो आपने लूट सिस्टम का नाम सुना है क्या? कौन सा सिस्टम है? लूट सिस्टम। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या किया जाता है, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई कानून कायदा नहीं होता है, इसके जो हाथ आता है उसी को लेकर वो चला जाता है। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ये लूट सिस्टम अमेरिका में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो लूट सिस्टम में होता क्या है, अमेरिका में जो भी पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो वो सरकारी पदों को अपने कार्यकर्ताओं से भर देते हैं। भाई हमारे यहाँ भी विभिन्न प्रकार के सरकारी पद होते हैं, जैसे आईएएस होता है, आरएएस होता है, टीचर होता है, एसआई होता है। विभिन्न प्रकार के सरकारी पद होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में काम करते हैं। ऐसे ही अमेरिका में है। तो वहां पे क्या किया जाता है, सरकारी पदों को भरने के लिए लूट सिस्टम अपनाया जाता है। और जिस भी पार्टी की सरकार आती है वो पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी पद दे देते हैं। जैसे किसी को अमेरिका में आईएएस की तरह बनाना है तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, उसको भर्ती कर लेंगे। किसी को अन्य नौकरी देनी है तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न सरकारी पदों में भर्ती कर लेते हैं। वहां कोई नियम, कानून, कायदा नहीं होता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लूट सिस्टम बोलते हैं। वहां पे एक पार्टी की बात नहीं है, जो दो मुख्य पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों ही पार्टियों की यही हालत है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है अपने कार्यकर्ताओं से वो सरकारी पदों को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। और किससे भरते हैं? पार्टी के कार्यकर्ताओं से। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लूट सिस्टम बोलते हैं। एक आपने लेटरल एंट्री का नाम सुना होगा। लूट सिस्टम के अलावा एक सिस्टम और चलता है, लेटरल एंट्री। इसको थोड़े दिनों पहले भारत में अपनाने की बात की गई थी, लेटरल एंट्री को। तो इसमें क्या था, लेटरल एंट्री का मतलब है जो विशेषज्ञ होते हैं उनको उच्च पदों पर बिना किसी भर्ती के नियुक्त करना। भाई हमारे जो उच्च पद कौन है हमारे देश में, जैसे आईएएस का पद मान लीजिए, आईएएस बनाना है किसी को या आईपीएस बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। परीक्षा के बाद में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में इनका सिलेक्शन होता है, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन केंद्र सरकार थोड़े दिनों पहले एक प्रस्ताव लाई थी कि भाई जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनको बिना किसी परीक्षा के आईएएस बना देंगे। उसको क्या बोलते हैं? लेटरल एंट्री बोलते हैं। या लेटरल एंट्री को यूं बोल सकते हैं कि बैकडोर से भर्ती करना। और बैकडोर से भर्ती किसको करेंगे? जो विशेषज्ञ होंगे उनको करेंगे। लेटरल एंट्री में किसको भर्ती करेंगे? विशेषज्ञों को। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की सरकार अगर भर्ती करेगी विशेषज्ञों को तो उनके लिए विशेषज्ञ कौन होंगे? उनके लिए जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या ऐसे व्यक्ति जिनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है, वो लोग क्या होंगे? इनके लिए विशेषज्ञ होंगे। कांग्रेस की अगर सरकार रहती है तो कांग्रेस के लिए विशेषज्ञ कौन होंगे? बीजेपी में जो विशेषज्ञ होगा वो होगा, या कांग्रेस पार्टी का कोई विचारधारा मानने वाला व्यक्ति होगा वो विशेषज्ञ होगा। कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति विशेषज्ञ बन जाएगा, बीजेपी के लिए बीजेपी वाला विशेषज्ञ बन जाएगा।
तो इसका भी भारत में विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि ये भी लगभग लूट सिस्टम के जैसा ही सिस्टम था। तो भारत में इसका विरोध करने के कारण सरकार ने ये योजना को त्याग दिया। तो न तो भारत में सरकारी सेवाओं में या केंद्रीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके लिए लूट सिस्टम अपनाया गया है और न ही लेटरल एंट्री को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और राज्य के द्वारा लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। यानी नियुक्ति एवं रोजगार में क्या होगी? अवसर की समानता मिलेगी। क्या मिलेगी? सभी को अवसर की समानता, या यूं कह सकते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। लोक नियोजन का क्या मतलब होता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पे क्या मिलेगी? सभी को अवसर की समानता मिलेगी। और अवसर की समानता क्यों मिलेगी? क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। भाई लोकतांत्रिक देश तो अमेरिका भी है, लेकिन वहां ये सिस्टम अपना रखा है, लोक नियोजन में अवसर की समानता वहां पे नहीं है। जबकि भारत के अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी नौकरियों में सभी लोगों को नौकरी प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 16 को क्रियान्वित करवाने के लिए हमारे यहाँ पे एक संवैधानिक आयोग का निर्माण किया गया है, और उस आयोग को क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं, ताकि लोक नियोजन में अवसर की समानता मिले, नौकरियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं मिले, कोई विशेष व्यक्तियों को नौकरी में भर्ती होने के अवसर नहीं मिले, बल्कि सारे लोगों को नौकरियों में भर्ती होने के अवसर मिले। इसलिए हमारे यहाँ पे यूपीएससी बनाया गया है और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा देने के कारण, स्वायत्त संस्था का दर्जा देने के कारण, स्वायत्त संस्था होने के कारण ये संस्था किसी भी सरकार के मंत्री या बड़े अधिकारी के दबाव में कार्य नहीं करती है। अगर प्रधानमंत्री किसी को आईएएस बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते, लेकिन प्रधानमंत्री अगर किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं तो वो आराम से बना सकते हैं। तो हमारी जो यूपीएससी संस्था है वो ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, जिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव कार्य नहीं करता। अगर किसी को आईएएस की नौकरी प्राप्त करनी है, बड़ी से बड़ी भारत में नौकरी प्राप्त करनी है, तो परीक्षा देनी होगी, इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये सुनिश्चित किसने किया है? ये यूपीएससी ने किया है। संस्था में जो व्यक्ति बैठे हैं वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी भारत का प्रधानमंत्री, मंत्री किसी को भी आईएएस नहीं बना सकते, बाकी कुछ भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्था निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, इस पर बाहरी दबाव भी कार्य नहीं करता, क्योंकि इनकी जो पद से हटाने की विधि है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा सदस्यों को हटाया जाता है। सेवा शर्तों को, यानी इनके जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनको सेवा के दौरान कम नहीं कर सकते। तो इसको स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनाया गया है। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि यूपीएससी का निर्माण क्यों किया गया है। केंद्रीय, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की निष्पक्ष रूप से भर्ती करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। भारत में न कोई लूट सिस्टम है, न कोई भारत में लेटरल एंट्री का सिस्टम है। किसी को सर्वोच्च नौकरियां प्राप्त करनी है, सर्वोच्च पद प्राप्त करने, तो यूपीएससी के माध्यम से परीक्षा देकर प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे यूपीएससी के संवैधानिक प्रावधान और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे, और यूपीएससी की संरचना क्या होती है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, योग्यताएं क्या होती हैं, पद से कैसे हटा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो यूपीएससी वो किस प्रकार का आयोग है। यूपीएससी संवैधानिक आयोग है। यूपीएससी किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है। अब दूसरी बात यह कि संवैधानिक आयोग क्यों है? क्योंकि यूपीएससी के प्रावधान संविधान में किए हुए हैं। यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान कहाँ हैं? संविधान में हैं। संविधान में कहाँ किए गए? अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक इसके संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो ये तो इसके संवैधानिक प्रावधान हो गए, किस प्रकार का आयोग होता है ये बात हो गई।
अब इसकी अपन थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने पहली बार ये घोषणा की थी कि हम भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। कौन से अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात कही थी और ब्रिटिश सरकार ने ली कमीशन बनाया था और ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में भारत में किसका गठन किया गया था? लोक सेवा आयोग का। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग 1926 में बना था। किस कमीशन की रिपोर्ट पर? ली कमीशन की रिपोर्ट पर। उसके बाद में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भी एक संघीय लोक सेवा आयोग के निर्माण करने की बात कही थी। 1919 के बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक तो संघीय लोक सेवा आयोग और दूसरे प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग स्थापित करने की बात कही थी। तो 1935 के अधिनियम में जो घोषणा की थी कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे, उसकी स्थापना फिर 1 अप्रैल 1937 में की गई थी। 1 अप्रैल 1937 को। और किसकी स्थापना की गई थी? संघीय लोक सेवा आयोग की। संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसको क्या कहा गया? इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1937 को। और जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो ये संघीय लोक सेवा आयोग को क्या नाम कर दिया? यूपीएससी कर दिया और इसका नाम बदलकर कर दिया संघ लोक सेवा आयोग। तो अब ये लोक सेवा आयोग किस में परिवर्तित हो गया? संघ लोक सेवा आयोग में। जो संघीय लोक सेवा आयोग था वही 26 जनवरी 1950 को किस में परिवर्तित हो गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसको क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। पहले इसका क्या नाम था? संघीय यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एफ का मतलब क्या है? फेडरल है। एफ का मतलब क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे यू का क्या मतलब है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या अस्तित्व में आया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अस्तित्व में आया। ये तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब संवैधानिक प्रावधान देखें तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक इसके प्रावधान संविधान में किए गए हैं। कहां से कहा तक है? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। इनको हम देखेंगे अभी। तो संवैधानिक प्रावधानों में पहला अनुच्छेद अपन देखें 315। तो 315 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में 3 बातें कही गई हैं। पहला तो ये कहा गया कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, एक तो क्या होगा? यूपीएससी होगी, जिसको क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। और प्रत्येक राज्य में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग। और दूसरा प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। ये प्रावधान 315 में किए गए हैं। उसके बाद में एक तो ये बात हो गई, और क्या बात कही गई है? दूसरी बात ये कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। अगर 2 राज्य चाहें तो वो अपने विधानमंडल से संकल्प पारित करवा लेंगे कि हम एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित करना चाहते हैं, तो संसद विधि बनाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण कर सकती है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात भी कही गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनेगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग उसी दशा में बनेगा जब 2 राज्य विधानमंडल से संकल्प पारित कर देंगे।
कि हम एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं और ये संकल्प के बाद में संसद विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है। और तीसरी बात ये कही गई है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है कि वो राज्य की आवश्यकताओं के लिए भी काम करे, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता के लिए भी काम कर सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग किसके लिए काम कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के लिए भी काम कर सकता है, राज्य के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब उस राज्य का राज्यपाल अनुरोध करे। पहली बात तो क्या है? राज्य का राज्यपाल अनुरोध करे और उसके बाद में राष्ट्रपति अगर उस बात का अनुमोदन कर दे, राष्ट्रपति अनुमोदन कर दे कि यूपीएससी उस राज्य के लिए काम कर सकती है, तो फिर संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की आवश्यकता के लिए काम कर सकता है। अनुच्छेद 315 में ये 3 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक तो अध्यक्ष होंगे और 10 क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कितने सदस्यों से मिलकर होगा? एक तो अध्यक्ष होगा, साथ में 10 सदस्य होंगे। इनसे मिलकर संघ लोक सेवा आयोग बनेगा। एक क्या होगा? अध्यक्ष। सदस्य कितने होंगे? 10 होंगे। अब ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, किसको अध्यक्ष बनाएगा, किसको सदस्य बनाएगा? इसके लिए संविधान में तो कोई योग्यताएं नहीं दी गई हैं। संविधान में सिर्फ एक बात कही गई है, सिर्फ एक प्रावधान किया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिसने किसी राज्य में या संघ के अधीन सरकारी पद धारण किया है। यानी जिस व्यक्ति ने भी कोई सरकार में पद धारण किया है 10 वर्ष तक, वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। संविधान में सिर्फ इतनी बात कही गई है। तो कौन बन सकता है? इनमें से आधे सदस्य, यानी 10 में से 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 वर्ष तक सरकारी पद धारण किया है, सरकारी पद धारण किया है। अब सरकारी पद धारण केंद्र सरकार में करो या राज्य सरकार में करो, तो 10 सदस्य ऐसे होंगे, 10 में से आधे सदस्य ऐसे होंगे जो सरकारी पद पर रहे हैं। कितने साल तक? 10 वर्ष तक जिन्होंने सरकारी पद धारण किया है वो सदस्य बन सकते हैं। नियुक्ति कौन करेगा सदस्यों की? राष्ट्रपति करता है। और सदस्यों को पद से भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। सदस्य अपने त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, हटाएंगे भी राष्ट्रपति, निलंबित भी राष्ट्रपति करेंगे, प्रतिवेदन भी आयोग अपना राष्ट्रपति को देगा। तो ये सारे काम संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। अब मान लीजिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है ना, उसमें भी सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भाई 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनता है तो उसकी नियुक्ति सदस्यों की राष्ट्रपति करेगा, पद से राष्ट्रपति हटाएगा, वो आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, निलंबित कौन करेगा? सदस्यों को राष्ट्रपति ही करेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, दोनों के सेम ही प्रावधान हैं। तो फिर आती है बात पदावधि की। जो ये 10 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, कितने वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे? तो ये 6 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं। अधिकतम कितनी अवधि के लिए रह सकते हैं? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष आयु होने तक। भाई एक सदस्य कितने अधिकतम अवधि तक रह सकता है? 6 साल तक ही रह सकता है। और कितनी आयु तक रह सकता है? जब तक वो 65 वर्ष का हो जाए तब तक कि वो पद धारण कर सकता है। 65 वर्ष से ऊपर होने के बाद में वो पद धारण नहीं कर सकता। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रहता है। अधिकतम 6 वर्ष की अवधि है और जब तक वो 65 वर्ष का नहीं हो जाए तब तक की पद धारण कर सकता है। मान लीजिए उसको 62 वर्ष की आयु में नियुक्त कर दिया तो वो तो 3 साल ही रहेगा, 65 वर्ष का होते ही उसको हटना पड़ेगा। तो ये इसकी पदावधि है 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष तक। फिर अगली बात आती है कि पद से हटाएंगे, तो पद से कैसे हटाएंगे?
ये जो प्रावधान है नियुक्ति और पदावधि के, ये अनुच्छेद 316 में किए गए हैं। नियुक्ति और पदावधि के प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 316 में किए गए हैं। और फिर आती है बात पद से कैसे हटाएंगे सदस्यों को, पद से हटाने के क्या आधार हैं? तो पद से हटाने का आधार तो क्या है? पद से हटाने का आधार है कदाचार। अगर कोई व्यक्ति कदाचार का दोषी सिद्ध होता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, किसी अध्यक्ष को अगर हटाना है तो हटाने का आधार क्या है? कदाचार। और कदाचार के अगर उस पर आरोप लगते हैं तो फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच करने के बाद में अगर उच्चतम न्यायालय अनुशंसा करता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा। तो हटाने का आधार हो गया कदाचार। और जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। फिर हटाएगा कौन? राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से हटा देगा। राष्ट्रपति फिर उसको आदेश के माध्यम से हटा देगा। अगर उच्चतम न्यायालय की जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति उसको आदेश देके हटा सकता है। एक कंडीशन तो हटाने की ये है, और दूसरी कंडीशन भी है। हटाने की दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, ये तो उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा हटाएंगे। किस आधार पर? जब वो कदाचार का दोषी पाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी अध्यक्ष और सदस्य को बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के भी हटाया जा सकता है। उसके क्या आधार हैं? बिना जांच के कब हटाएगा? जब कोई सदस्य दिवालिया हो जाए, जब कोई सदस्य दिवालिया हो जाए या किसी सवेतन नियोजन में लग जाए, दूसरी जगह किसी रोजगार में लग जाए, तब उसको हटा सकते हैं। या फिर वो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो जाए, तब उसको राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से बिना किसी जांच के भी हटा सकता है। और जांच के द्वारा कब हटाएगा? जब वो कदाचार का दोषी होगा, तब तो उसको उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा हटाया जाएगा। और बिना जांच के जब दिवालिया हो जाए और कहीं दूसरी जगह रोजगार में लग जाए या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, हाँ, उसे हिला डुला नहीं जा रहा है, बैठ नहीं सकता, दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, या विकृचित हो गया है, वो मानसिक रूप से असक्षम है, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम माना जाएगा। फिर उसको राष्ट्रपति बिना किसी जांच के हटा सकता है। कदाचार का दोषी होता है तो उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति हटाता है। और दूसरी बात आती है निलंबन की। तो जब तक उच्चतम न्यायालय की जांच होती है ना, तब तक राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। निलंबित कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। जब तक जांच निलंबित होती है तब तक राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है। तो ये होगी सारी बातें। संरचना होगी, नियुक्ति करेंगे, पदावधि होगी, सदस्यों की योग्यताएं ये दी हुई है यहाँ पे। 10 वर्ष तक वो सरकारी पद धारण किया हो, उस संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य 10 वर्ष तक सरकारी पद धारण करने चाहिए। 10 में से आधे सदस्य होने चाहिए। फिर आती है सेवा शर्तें। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति क्या निर्धारित करेगा सेवा शर्तों में? एक तो आयोग के सदस्यों की संख्या, आयोग में कितने सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और दूसरा, आयोग में जो अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, यानी आयोग का खुद का स्टाफ होगा, उसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और आयोग में यहाँ पे कितने सदस्य होंगे ये कौन निर्धारित करेगा? ये भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आयोग के जो सदस्य हैं ना, वो संविधान में नहीं दिए गए हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या नहीं दी गई है, तो फिर कहाँ दी गई है? इस बात का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है कि आयोग में कितने सदस्य
होंगे। तो सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए न तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है और न विधि में संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि दोनों सदस्यों की संख्या का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाकर किया जाता है। तो ये सदस्यों की जो संख्या मैंने बताई है ये संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है। तो ये सारी बातें हो गई संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। उसके बाद में कुछ बातें और दी गई हैं, देखो, और ये कहाँ कहाँ दी गई हैं? ये 316 में दी गई है। पद से हटाने की जो बात है वो अनुच्छेद 317 में दिया हुआ है। पद से हटाना और निलंबन की बात 317 में दी गई है, और सेवा शर्तें 318 में दी गई हैं। सेवा शर्तों की बात कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 318 में। और सदस्य अगर त्याग पत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, है ना। उसके बाद देखो आगे क्या प्रावधान किए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। अब संघ लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनाया गया है। स्वतंत्र और स्वायत्त इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर कोई दबाव नहीं डाल सके, दबाव डालकर कोई किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं करवा सके। तो स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, देखो। तो पहला प्रावधान किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन होता है ना, वो वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। स्वायत्तता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? संचित निधि पर भारित होता है वेतन। सदस्य और अध्यक्षों का जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर जो भारित वेतन होता है ना, उसमें कटौती नहीं कर सकते। सिर्फ इस पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन इनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, इनमें सदस्य और अध्यक्षों का जो वेतन भत्ते हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको कम नहीं कर सकते। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है वेतन भत्ते कभी भी कम नहीं कर सकते। और तीसरी बात क्या की गई है, इनकी स्वायत्तता के लिए और स्वतंत्रता के लिए अध्यक्ष और सदस्यों को सरकार के अंदर, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी कोई भी पद धारण करने से रोका गया है। यानी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी कोई पद धारण नहीं करेंगे, कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। अब पद धारण नहीं करने से क्या होता है, क्योंकि अगर ये पद धारण करते हैं आगे जाकर तो सरकार इनको लालच दे सकती है कि आप हमारे इन व्यक्तियों को भर्ती कर दो, आगे जाकर हम आपको राज्यपाल बना देंगे, आगे जाकर हम आपको ये पद दे देंगे। इसलिए इनसे कोई भी पद धारण करने से मना किया गया है। वेतन भी कम नहीं कर सकते, सरकार धमकी दे सकती है कि फलाने आदमी को आप भर्ती कर लो नहीं तो आपका वेतन कम कर देंगे। वेतन कम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेतन संचित निधि पर भारित है और जो वेतन संचित निधि पर भारित होता है उसमें कटौती की नहीं जा सकती। तो ये सारे जो प्रावधान है वो इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है, स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए है। तो सदस्य और अध्यक्षों के लिए सरकारी पद धारण करने से मना किया गया है, लेकिन जो सदस्य होते हैं ना उनको छूट दी गई है। सदस्यों को ये छूट दी गई है कि वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपीएससी के क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष बनते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। जो भी सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इनके सिवा वो कोई पद धारण नहीं कर सकते, वेतन इनका कम नहीं कर सकते। हटाने की जो विधि है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में निष्पक्ष संस्था है, तो उनको पद से भी नहीं हटाया जा सकता। तो पद से हटाने की विधि कठोर है, वेतन कम नहीं कर सकते, कोई पद का लालच नहीं दे सकते, और इसलिए ये क्या होती है, संस्था स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से कार्य करती है। ये सारे प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? ये पद धारण करने वाले सारे प्रावधान अनुच्छेद 319 में दिए गए हैं।
और वेतन संचित निधि पर भारित होता है, ये अनुच्छेद 322 में प्रावधान किए गए हैं। तो यूपीएससी को स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया गया, जिसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। उसके बाद देखो, यूपीएससी के कार्यों का विस्तार अगर करना हो तो कौन करेगा? यूपीएससी के कार्यों को बढ़ाने का काम कौन करेगा? संसद करेगी। संसद विधि बनाकर कर देगी। संसद विधि बनाकर यूपीएससी के कार्यों को बढ़ा सकती है, और ये बात कही गई अनुच्छेद 321 में। 322 में ये हो गई। फिर 323 में यूपीएससी के कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें क्या कर्तव्य दिया गया कि यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को। भाई, प्रतिवेदन का मतलब है उन्होंने साल भर में क्या काम किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं। उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की, कौन सी सिफारिश लागू की गई, कौन सी सिफारिश लागू नहीं की गई। तो जो सिफारिशें लागू की गई उनके बारे में, जो सिफारिशें लागू नहीं की गई उनके बारे में राष्ट्रपति फिर वो रिपोर्ट कहाँ रखता है? संसद के दोनों सदनों में रखता है। और इस रिपोर्ट में और क्या होता है? एटीआर होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उन सिफारिशों पर क्या क्या कार्यवाही की गई, और कोई सिफारिश नहीं मानी गई तो उसका कारण क्या है, ये ज्ञापन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख देते हैं। तो ये तो संरचनात्मक पार्ट है संघ लोक सेवा आयोग का। इसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की दोहरी भूमिका होती है। एक तो संघ लोक सेवा आयोग भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है ना, और दूसरा उसकी भूमिका क्या होती है, दूसरे कार्य क्या होते हैं, वो सलाहकारी भूमिका होती है। एडवाइजरी रोल में भी वो कार्य करती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सलाह किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भर्ती किसकी करती है, कौन से कर्मचारियों की करती है? संघ लोक सेवा आयोग का पहला कार्य क्या है? भर्ती करना। तो ये भर्ती एजेंसी है, तो भर्ती करती है। किसकी करती है भाई? भर्ती किसकी करता है संघ लोक सेवा आयोग? एक तो अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की। किसकी भर्ती करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की। और दूसरी भर्ती किसकी करती है? ये केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों की। केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती करती है। अखिल भारतीय सेवा कौन सी होती है? 3 होती हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस का मतलब क्या है यहाँ पे? भारतीय वन सेवा। यहाँ पे कई बार अपन क्या समझ लेते हैं? एफ का मतलब फॉरेन समझ लेते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस होती है ना, वो केंद्रीय सेवाओं में आती है। यहाँ पे जो आईएफएस है, भारतीय फॉरेस्ट सेवा, भारतीय वन सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा है। तो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनकी भर्ती यूपीएससी के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती भी किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के द्वारा की जाती है, जो केंद्र की सरकार में काम करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी कहाँ काम करते हैं? विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। पूरे देश के सभी राज्यों में ये काम करते हैं। केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी केंद्र सरकार में काम करते हैं। राज्यों के जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी अपनी राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं। तो जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं, इनकी भर्ती तो कौन करता है? यूपीएससी करता है। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? विभिन्न भारत के राज्यों में काम करते हैं। वहां पर ये जिलों का प्रशासन सचिव के रूप में कार्य करते हैं, संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हैं, मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि ये पूरे देश में काम करते हैं, इसलिए अखिल भारतीय सेवा हो गई। केंद्रीय सेवा के कर्मचारी कहाँ करते हैं? केंद्र सरकार के विभागों में। तो एक काम तो इनका ये हो गया, भर्ती करना। दूसरा काम क्या है इनका? परीक्षाओं का, भर्ती करने के लिए परीक्षा का संचालन करना। दूसरा काम क्या है संघ लोक सेवा आयोग का? परीक्षा का संचालन करना। क्योंकि भर्ती करने के लिए परीक्षा करवानी पड़ेगी, इंटरव्यू कराना पड़ेगा। तो सारा काम कौन करता है? यूपीएससी करती है। तो दूसरा काम इसका ये हो गया।
और तीसरा काम इसका क्या है, भर्ती से संबंधित है। अगर दो राज्यों की सरकारें संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करें तो वहां पर ये संयुक्त भर्ती की स्कीम बनाने में उन्हें राज्यों की मदद कर सकता है। तो ये तो इनका भर्ती से संबंधित काम हो गया। सलाहकारी रूप में संघ लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं? सलाहकारी भूमिका के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होते हैं, किस मामले में संघ लोक सेवा आयोग सलाह देती है? तो सलाहकारी भूमिका होती है वो कर्मचारियों की सेवा में आने के बाद में उनसे संबंधित सलाह दी जाती है, जैसे कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में, अधिकारियों की और कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में सलाह देती है। कर्मचारियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सलाह देता है संघ लोक सेवा आयोग। और सेवाओं के ट्रांसफर के बारे में, सेवाओं में ट्रांसफर के बारे में सलाह देता है। ये 3-4 प्रकार की सलाह देता है। पदोन्नति के बारे में, प्रमोशन के बारे में सलाह देता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही, किसी लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है तो संघ लोक सेवा आयोग सरकार को सलाह देता है, क्योंकि उसके पास कर्मचारी का सारा रिकॉर्ड होता है। तीसरी सलाह किसके बारे में देता है? सेवाओं में ट्रांसफर के बारे में। सेवाओं में ट्रांसफर का मतलब है एक सेवा से दूसरी सेवा में भेजने का कार्य। ये कार्य भी कौन करता है? यूपीएससी के परामर्श के बाद में ही होता है। जैसे जो आईएएस लोग होते हैं, वो कुछ लोग तो सीधी भर्ती से आईएएस बनते हैं और कुछ व्यक्ति प्रमोशन होकर भी आईएएस बनते हैं। जैसे राजस्थान में बात करें तो हमारे यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवा है, जो आरएएस अधिकारी होते हैं वो भी प्रमोशन पाकर आईएएस बनते हैं। तो आरएएस से आईएएस बनने के लिए सलाह कौन देगा, परामर्श कौन देगा? संघ लोक सेवा आयोग देता है। तो सेवाओं के ट्रांसफर का मतलब है अगर किसी आरएएस को आईएएस बनाना है तो इसका परामर्श भी कौन देगा? संघ लोक सेवा आयोग देगा। संघ लोक सेवा आयोग इस आरएएस का इंटरव्यू लेगा, फिर इसको आईएएस में प्रमोट करेगा। तो एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर सलाह किसके द्वारा दी जाती है? यूपीएससी के द्वारा दी जाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। पदोन्नति से संबंधित सलाह भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दी जाती है। एक कार्य और किया जाता है भर्ती प्रक्रिया के बारे में, भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और सिलेबस के बारे में भी, कि किसी परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, भर्ती कैसे करवाई जाएगी, इसकी सलाह भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दी जाती है। तो ये तो इसकी सलाहकारी भूमिका हो गई, जिसमें पदोन्नति संबंध में सलाह देता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में सलाह देता है और सेवाओं के ट्रांसफर के बारे में सलाह दी जाती है, और परीक्षा किस पद्धति से करवाएंगे, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में भी सलाह दी जाती है। तो ये सलाहकारी भूमिका है और ये इसकी भर्ती से संबंधित भूमिका है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती करती है, केंद्रीय सेवाओं की भर्ती करती है, परीक्षा का संचालन करते हैं, और अगर राज्यों की सरकारों को सहायता चाहिए संयुक्त भर्ती स्कीम के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग उनको भी सहायता देती है। ये इसके संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं।